अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो चुकी है। कल उन्होंने एक जलसे से खिताब भी किया। आज जाती उम्रा में उन्होंने एक इजलास भी किया जिसमें आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत भी की गई। इसके साथ साथ जो उनके कानूनी मामलात अभी दरपेश हैं, जो केसेस हैं, उसके हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। और जाहिर है कि अगला जो हफ्ता इस सिलसिले में बड़ा अहम है क्योंकि उनकी अपीलों के फैसले भी होंगे। देखा जाएगा कि क्या उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा या फिर अब वो आज़ाद होंगे अपनी सियासत करने में। आज़ादी की बात है तो हमने देखा कल बड़ी आज़ादी से PMLN ने जलसा किया। आज एक छोटा मोटा वर्कर कन्वेंशन करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन अगरचे कि अदालत की जानिब से भी उनको इजाज़त थी, DC ने भी खुद पहले लिखकर इजाज़त दे रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एन वर्कर कन्वेंशन से चंद घंटे पहले हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस ने धावा बोल दिया, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए और उनका साजो सामान भी उठाकर वो ले गए। तो एक बात तो ऐसा बज़ाहिर नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी कोई सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही किसी भी शहर में, और ख़ास तौर पर पंजाब में और लाहौर में तो बिल्कुल भी वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये एक तयशुदा बात है? इस पर मोहसिन नकवी साहब का रिएक्शन आपने सुन लिया, इस पर बात भी करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि जी आगे चलकर क्या तब्दीलियां हो रही हैं पार्टीज़ में, इधर उधर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, जो कि आम तौर पर इंडिकेशन होती है इस बात की कि अब इंतखाबात करीब हैं और हर कोई अपने अपने मोर्चे में जा बैठता है। तो इसी सिलसिले में कुछ सियासतदान पार्टीज़ बदल रहे हैं, कुछ को दावतें आ रही हैं, कौन किधर जा रहा है इसके हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और फिर आगे चलकर कुछ बात करेंगे गैस की कीमत के हवाले से भी। सर्दियों की आमद है, ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, और ऐसे में गैस की कितनी कीमत बढ़ाई जा रही है और क्यों, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, कल PMLN ने एक अच्छा जलसा किया, पावर शो था, उसमें हमने देखा कि इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें भरपूर एक मुआवनत भी थी, यानी कोई रुकावट नहीं थी किसी किस्म की, और हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, पुलिस को भी हमने देखा। लेकिन आज दूसरी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कन्वेंशन करने जाती है तो उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सीधी सी बात है कि हम तो ज़ाती तौर पे बतौर एक साफ़ी के और बतौर एक एनालिस्ट के, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम जमातों को मसावी जो है वो मौक़े मिलने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपने अपने इंट्रो में अभी जो जिक्र किया कि डिप्टी कमिश्नर रिटर्न इजाज़त दे चुकी थी, तो ऐसा नहीं था। रिटर्न इजाज़त उन्हें नहीं दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर को कल नोटिफिकेशन तो एक घूमता हुआ देखा, वो आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, घूमता देखा पढ़ा नहीं। अगर आप पढ़ती तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन्हें इजाज़त दे दी है। वो नोटिफिकेशन ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन दी जिसमें आगे डिप्टी कमिश्नर ने रूटीन में जिस तरह से होता है वो पुलिस को भिजवा दी, वो DIG ऑपरेशन को भिजवा दी कि जी नेसेसरी एक्शन लें और देखें इस पे आपका क्या है। PTI ने खुद आहज़ कर लिया कि शायद ये परमिशन ना, इस इजाज़तनामा है और परमिशन होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंतज़ामिया की तरफ से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आपको या तो किसी को भी इजाज़त ना दें, और अगर दे रहे हैं तो सबको दें। मोहसिन नकवी साहब ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो ये बात की है, ये बात उनकी ठीक है कि जमातों को भी परमिशन लेते वक्त ये ज़रूर करना चाहिए कि वो देख लें कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका करैक्टर भी साफ़ हो, वो पुलिस को मतलूब तो नहीं है, रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों पे भी ज़रूर जब होना कल चाहिए। जिस जलसे में खिताब हुआ है नवाज शरीफ साहब, वो तो मुजरिम हैं अभी तक लम्हा मौजूद में, हाँ जी। और उनका एक रिकॉर्ड है करप्शन के ऊपर, उन्हें सजा याफ्ता है, तो वो उनके लिए जलसा सज भी जाता है, वो तकरीर भी कर लेते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी किसी मुलजिम को भी, इवन जो कोई मतलूब है उसको भी इवन जो है वो नहीं है इजाज़त जलसे नहीं, की। ये दोहरा मेयार तो मैं पहले कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जलसे की इजाज़त मियां नवाज शरीफ ने ली थी क्या? वो जलसे की इजाज़त तो है तो उन्हीं का इस्तकबाल था ना। अब ये थोड़ी ना होता है कि कोई नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। फैसल चौधरी साहब अभी आपको बताएंगे इस पर भी अभी चेक करना पड़ेगा कि जिन साहब ने, जो इनके वो ऑर्गेनाइजर थे लाहौर के, मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, लेकिन वो कहीं मतलूब होते तो वो अब तक आज़ाद भी ना फिर रहे होते। वैसे ये भी एक बात अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उन्होंने भी आज एक, जो आपने अभी शुरू में प्रोग्राम के सुना भी, वो भी इस बात की शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है जमातों को,
और उन्होंने ये क्यों ज़रूरत महसूस की, उन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं फैसल करीम कुंडी साहब को लूँ, आप भी सवाल कर सकते हैं वैसे उनसे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और कुंडी साहब यही हम बात कर रहे हैं, आज पीटीआई ने वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश की तो उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया, और कल उन्होंने अपना तो बड़ा एहतमाम से जलसा भी कर लिया पीएमएलएन वालों ने। आपने भी कल ये बात की है कि अगर ऐसे ही करना है तो फिर आप एक दफ़ा इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या, वैसे ही अनाउंस कर दें। आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि फैसला हो चुका है, बाकी सब सिर्फ तरद्दुद ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने पर उनको वेलकम भी हम करते हैं कि अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान आ गए हैं। बाकी जो प्रोसेस उन्होंने करना है या जो होना है वो तो चलो अच्छी बात है। फैसल चौधरी साहब भी बैठे हैं, वो भी हमें कुछ कानूनी एक दो मशवरे हैं वो भी बता देंगे। देखें, उनकी जो रवानगी लंदन से हुई, हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया। लाहौर में जो है उनको इस्लामाबाद में रास्ते में रुके फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो सीआईपी लॉन्च जो है, कानून की धज्जियां पहले यहाँ पर बिखेरी गई कि फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो सीआईपी लॉन्च को इस्तेमाल किया गया। मुझे नहीं पता कि इसमें हमारा कानून क्या कहता है। इससे पहले भी पीटीआई के चेयरमैन के लिए जो है वो अदालती गेट पे जो है वो जो भी कहें अदालत का स्टाफ है जो भी है वो आया, उधर उनसे सिग्नेचर या उनकी हाजिरी लगाई। उसके बाद जब वो लाहौर लैंड करते हैं तो उनको वहाँ की इंतज़ामिया रिसीव करती है। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक वो हुआ। हर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जितने भी हैं, चाहे वो फ़ॉरेन कंट्री जाएँ, चाहे वो इधर हैं, उनके साथ भी अगर ये सलूक हो तो हम समझेंगे कि ये बराबरी का सलूक है। दूसरी बात ये है कि देखिए 2-3 चीज़ें हैं। कल तो हमारे साथ जब पीडीएम में थे मुस्लिम लीग नवाज़ के हमारे दोस्त, तो पहला जलसा ही हमारा जब गुजरांवाला में ग़ालिबन था, तो उसमें जो तकरीर थी नवाज़ शरीफ साहब की, और उसके बाद उनका जो बयानिया था कि इन 5 लोगों ने मेरी जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया, ज़्यादतियाँ हुई, व्हाटएवर जो भी नाम दें, और मैं आगे इनके साथ भुगत लूँगा। अब जब कुछ दिन पहले तक भी ये बयानिया उनका कायम था, लेकिन जब यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब वापस आए तो एक बदले हुए नवाज़ शरीफ साहब थे। क्योंकि कुछ दिन पहले उनके अपने साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारा तो मैच फिक्स हो चुका है और हम अब हमारी बारी आनी है, हम जो है अब हम बड़े अच्छे लोग हो गए हैं। और कल बार-बार मियां नवाज़ शरीफ साहब अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि मैंने आगे अच्छी बात आगे चलना है, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं कोई बदले की वो नहीं रहा। वो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे वो अपनी सीवी प्रेज़ेंट कर रहे हों कि मैं बस बड़ा अच्छा एक जो है वो कुछ नहीं करूँगा और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और बाकी चीज़ें भी हैं। देखें, एक स्पीच नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में की थी, शाम को जब इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे, और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की कि बस हम इलेक्शन जीत गए लेकिन हमें सीटें ज़्यादा चाहिए। कल भी ऐसे ही लग रहा था कि कोई इलेक्शन से पहले कोई रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं और कोई ताजपोशी टाइप हो रही है। तो फिर आप पाकिस्तान में ये हमारे टैक्स पेयर के 60-70 रुपए क्यों ज़ाया करते हैं? फिर आप ऐलान ही कर दें कि फलां-फलां की हुकूमत आ गई है, लेकिन गुंडी फलां-फलां साहब, ये जिस हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब का जो आपने जिक्र किया है, जिस गुफ्तगू का जिसमें वो मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपसे भी सवाल किया है कि आप लोगों को अब पता चला है कि मैच फिक्स हो गया, आप इतनी देर से इत्तेहादी थे, तो इसका ही जवाब दीजिए। नहीं देखें, इस तरह तो फिर इनके, क्योंकि अगर ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे तो पीडीएम के सरबराह को तो कम से कम बताते, चलो हम तो इत्तेहादी थे ना। पीडीएम के सरबराह को बताते कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बाकी इत्तेहादी जमातों में किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मैच फिक्स करने जा रहे हैं। फिर आपका वो बयानिया किधर गया, वोट को इज्जत दो वाला? कल देखें, एक अपने आप को जमहूरी पार्टी के सरबराह कहते हैं नवाज शरीफ साहब, ठीक है? सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की भी वो अपने पार्टी को समझते हैं। क्या कल उन्होंने किसी भी लम्हे में इलेक्शन की जिक्र किया? यस। अगर वो समझते हैं कि क्राउड जो है उनकी पार्टी के लोग लेके आए हैं, स्पॉन्सर्ड क्राउड नहीं था, सूबाई हुकूमत पंजाब की क्राउड नहीं था, तो फिर वो कल ऐलान करते कि यार जल्द से जल्द इलेक्शन करो, और ताकि मैं हुकूमत में आ जाऊं। तो उन्होंने कहा, कल ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन करें। फैसल करीम कुंडी साहब, गुजारिश ये है कि ये फरमाइएगा, आप माशाल्लाह एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको हमेशा लिबरल पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है, और ख़ुद आपकी ज़ाती जो है शोहरत भी बड़ी अच्छी है। मुझे सिर्फ याद करके ये बता दें कि क्या कभी मुस्लिम लीग नून आपको इनकलाबी सियासी जमात लगी है? कुछ अरसे के लिए मैं इनकलाबी नहीं, जमहूरी लग रही थी कि जो है वो कोई जमहूरी जमात बन चुकी थी। जब वो 5 साल हमारे साथ अपोजिशन में जब हम थे और हमने पीटीआई के खिलाफ एक इतिहाद बनाया था, पीडीएम के इतिहाद बनाया था, और
जमहूरी जमहूरी बातें। और आपको याद होगा जब बिलावल साहब जो हैं वो जेल में मिलने गए थे नवाज शरीफ साहब, उसके बाद जब उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था नवाज शरीफ साहब के मुतालिक। लेकिन देखें, अगर आप चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं और वो भी आप फिक्स मैच के ज़रिए आना चाहते हैं, तो फिर क्या आपका बयानिया किधर गया? लेकिन इस दफ़ा मैं ये भी आपको बता दूँ, इस दफ़ा बहुत सी जो हमारी यूथ है वो हमारी वोटर है। इस दफ़ा 2 करोड़ के लगभग हमारी यूथ का वोट रजिस्टर हुआ है। इस दफ़ा पाकिस्तान की यूथ जो है वो सिलेक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी, वो इलेक्शन माँगेगी। इलेक्शन में मियाँ साहब को वोट मिलते हैं, पीटीआई को मिलते हैं, हमें मिलते हैं, किसी और जमात को मिलते हैं, उनका जमहूरी हक बनता है कि वो हुकूमरानी करें। लेकिन अगर इस दफ़ा सिलेक्शन हुई या किसी को इंस्टॉल किया गया तो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की यूथ उसको एक्सेप्ट किसी सूरत में भी नहीं करेगी। ये आपका बिल्कुल जायज़ डिमांड है, लेकिन चौधरी साहब से मैं इस पे ज़रूर कमेंट लूंगी क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात की है। चौधरी साहब खुद भी हमेशा प्रोग्राम में ये बात करते हैं। चौधरी साहब, जो हमें आज नज़र आ रहा है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या फील्ड ही नहीं मिल रही है, वो जलसा ही नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से पूरी फैसिलिटेशन भी नज़र आती है इंतज़ामिया की पीएमएलएन के लिए। अब तो पीपल्स पार्टी भी बड़े खुले लफ्ज़ों में ये बात कह रही है कि सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है। तो ये इस तरह के माहौल से क्यों इस तरह का माहौल बनाकर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? इससे फ़ायदा सिर्फ एक जमात को होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से वापस लाए गए हैं। फैसल करीम कोंडी साहब ने बता तो दिया आपको कि इनको हिस्सा नहीं मिला और उनको हिस्सा मिल गया, लिहाजा ये नाराज़ हो गए हैं। पहले जब हिस्सा मिल रहा था तो सारे मिल के खा रहे थे बैठ के। 16 महीने की जो कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी, उससे बरीउल ज़िम्मा तो नहीं हो सकती। फैसल मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा एहतराम है इनके साथ, लेकिन ये उससे बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान के जो आज के हालात हैं उसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी किस मुंह से इलेक्शन मांगती है जब पंजाब और केपी में आइन के 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन जो है वो नहीं कराया गया और ये पेश थे उसमें। उस वक्त अंकल्स की तकरीरें बिलावल भुट्टो जरदारी करते थे असम्बली में, बाहर तो कोई नहीं करता था। पीपल्स पार्टी को अपने जो मामलात हैं वो अब उनके क्योंकि तय नहीं हो रहे, लिहाजा वो तनकीद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब शरूड आदमी हैं, वो सियासतदान इनसे तेज़ हैं, हमेशा वो डील करके आए हैं, उन्होंने एक डील स्ट्राइक की है और वो डील के ज़रिए जो है वो उनका ज़्यादा फ़ायदा भी है। अब इस पर एतराज़ जो करना जो है पीपल्स पार्टी का, वो चले सियासी मामला तो समझ में आता है क्योंकि इलेक्शंस हैं और ये अब चाहते हैं ये पीपल्स पार्टी के कहने पे या किसी के कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे। जब नवाज शरीफ कहेंगे इलेक्शन होंगे। बाकी बात इनकी ठीक है कि इलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन का मामला नज़र आ रहा है, इसीलिए जो है एक कॉर्नर मीटिंग जो है वो एक पार्टी को नहीं करने दी गई है। तो इससे पैगाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक पार्टी जो है उसको वो सियासत नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान में पहले इस तरह से नहीं हुआ। 2018 में शोरो गोगा तो बहुत मचाया जाता है, लेकिन 2018 में नून लीग ने पूरी कैंपेन की और उन्होंने जलसे किए, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहुत सारी सीटों के ऊपर वो इलेक्शन जीते भी। सेंट्रल पंजाब के जो खास के डिवीजन थे उसमें वो उन्होंने मैसिव विक्ट्री हासिल भी की और पंजाब में भी असम्बली में भी वो वाहिद, उस वक्त अगर आज़ाद जो हैं पीटीआई के साथ ना मिलते तो शायद वो अक्सरियती जमात थी। तो ये बातें जो अब हो रही हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड हैं, पहले नहीं देखी गई हैं। अब ये वजूहात जो हैं, लेकिन जो आपने इसमें पीपल्स पार्टी पे जो एलिगेशंस रखी हैं, मैं उनको मैं ये जरा लेती हूँ कुंडी साहब से इस पर जवाब जो आपने बात की। वो कह रहे हैं चौधरी साहब कि ये आपको भी बोझ उठाना पड़ेगा, जो 16 महीने की कारकर्दगी थी आप लोग भी साथ साथ थे और फिर इवेंचुअली अब जाहिर है जो अब उनकी बेहतर कुछ मामला सेटल हो गए हैं तो वो अब ठीक है, वो अपनी सोलो फ्लाइट ले सकते हैं। जी देखिए, हमारी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम डील करें, और कल जिस तरीके से मवाजना मीडिया में भी किया जा रहा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी का और मियाँ साहब की वापसी का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक डिक्टेटर को ललकार के वो आई थी, वो किसी मैच फिक्स करके नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल 16 महीने हमने हुकूमत की, हम उसके जवाबदेह हैं। हम आज भी कहते हैं कि इलेक्शन कल होने चाहिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन ये जो 16 महीने हैं उससे पहले भी जो चीज़ पीटीआई ने हमें तोहफे में दी थी उसी का तसलसल था। व्हाटएवर जो भी है, हर पार्टी ने जाना है, अपना एक मैनिफेस्टो लेके जाना है, अपनी कारकर्दगी लेके जानी है। हम तो नहीं घबरा रहे इलेक्शन से, हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। हम तो कहते हैं बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, कानून के आइन के मुताबिक हो जाने चाहिए थे। फैसल चौधरी साहब ने बात की पंजाब के इलेक्शन के हवाले से या केपी के इलेक्शन के हवाले से। देखिए, पंजाब में जब इलेक्शन अनाउंस हुए हमने अपने पार्टी के कैंडिडेट भी फाइनल कर चुके थे, हमने अपनी टिकटें भी जमा करा ली थी।
तो क्या हुआ, क्यों जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, क्यों जो है नजरिया ज़रूरत के तहत खामोश हो गई? कर लेते ना उस वक़्त। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो है उस वक़्त उन्होंने नहीं की। नहीं कुंडी इलेक्शन साहब, ये होते थे, काम बिल्कुल हम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का तो होना ही नहीं चाहिए था कि वो करवाए इलेक्शन। ये तो आप नहीं, इत्तेहादी जमात थे, आपको तो इस पर पीएमएलएन के साथ पूरा स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई आप इलेक्शन करवाएं जो टाइम पर ड्यू इलेक्शन बनता है। देखें, सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट तक तो कमीशन मामला ही ने नहीं जाना चाहिए था। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट खुद मामलात बहुत ज़्यादा लेना खुद पसंद करती थी। उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे वो खुद बड़े जो है वो सर वो तो जब लेट हुआ मामलात तो अपने आप उन्होंने में लिया ना सुओ मोटो, अगर हो जाते बहुत से टाइम पे तो मामला क्यों लेते वो। बहुत से मामलात तो खुद भी उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुद ही हल करूँ। दूसरी बात ये है कि जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन अनाउंस किया, हमने अपने कैंडिडेट फाइनल किए। जहाँ तक बात की फैसल चौधरी साहब ने, अंकल से कहे, हमारे अभी भी एहतराम के रिश्ते हैं। जिस सियासी जब हम हमारी सियासी तरबियत पार्टी की ये नहीं हुई कि हम किसी के साथ गालम गलोच या ओए या फलां या ढिंग, चाहे वो हमारे अपोजिशन के लीडरान हैं, चाहे वो हमारे साथ हैं या हमारे बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, हमारा उनके साथ इज़्ज़त का एक रिश्ता है। इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह पर है और सियासत अपनी जगह पे है। सियासत बिल्कुल हम करेंगे, अपने उस पे करेंगे, लेकिन जो है हम एक दूसरे को जो इज़्ज़त है बिल्कुल हम जो हमारे उस उम्र में बड़ा अच्छा, होगा उसको बड़ा भाई भी कहेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई है जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें खबरें ये हैं कि ये फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी से महाज राय की सियासत नहीं की जाएगी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। तो आप इस पे क्या समझते हैं, ये मुस्लिम लीग नून का एक अच्छा जेस्चर है या इसके पीछे भी कोई सियासी चाल है? मुझे इस चीज़ की खबर नहीं है उन्होंने जो भी किया है, लेकिन बात यह है कि हम भी माज़ाराई किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सवालात होंगे तो जवाबात तो देंगे। जब एक तरफ से उनकी पार्टी के जो है अगर किसी तर्जुमान ने या उनके कोई जो भी मीडिया पे आते हैं वो कुछ सवालात जब हमारी पार्टी के हवाले से करेंगे तो हम तो खामोशी नहीं इख्तियार कर सकते, हमें उसका जवाब देना है। तो हम डेफिनेटली जवाब हम देंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर अच्छा कुंडी साहब, आज कल ये खबर भी अगर चल रही एक थी। वन लाइन जी 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 हम जी अगर सर। कल एतराज़ कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब से कि उन्होंने गुड टू सी यू कहा पीटीआई के चेयरमैन को, तो ये भी गलत था कि कल जो है जिस तरीके से फैसल साहब ने बात नहीं की जो एक कानून इजाज़त देता है इस किस्म के फिंगरप्रिंट्स लगाने की, और उन्होंने इस्लामाबाद आना था। गालिबन जो इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है वो पिंडी के उसमें है, वो आरडीए के अंडर गालिबन आता है, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता। तो ये मुझे नहीं पता कि इसके लिए लॉ क्या कहती है क्या नहीं कहती है, मुझे ठीक, मतलब है कि इस चीज़ का वो नहीं है। तो एक फैसल आपको वो चौधरी नजर आ साहब रहा है कि ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अच्छा कुंडी साहब, ये भी बायोमेट्रिक का तो फैसल साहब वो तो बिल्कुल फैसिलिटेशन जिस तरह की नवाज शरीफ साहब की हुई है, वो फैसिलिटेशन तो आज तक किसी मुजरिम की नहीं हुई। आप खुद समझ जानते हैं कानून को और कानूनदान हैं कि अगर कोई मुल्ज़म हो, मुल्ज़म जो एक्यूज़ड हैं वो डिफरेंट बात है। ये तो मियाँ साहब तो कॉन्विक्टेड एक अभी भी कॉन्विक्ट हैं और वो अपनी अपील्स लगा रहे हैं। तो जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया है और अदालत की तरफ से ये तासुर जिस तरह से उनकी ज़मानतें लगाई गई, जिस सूरत के साथ, जिस तेज़ी के साथ, ये तो बेमिसाल है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो काफ़ी मुश्किल है बायोमेट्रिक के बगैर ये मामला करना। और बायोमेट्रिक जो है, अगर आपको याद हो तो जब बड़े, क्योंकि ज़ाहिर मुकाबला तो नाम लेना पड़ता है, इमरान खान जब आते थे तो उनकी बायोमेट्रिक ज़मानतों के मामले में या जो क्रिमिनल अपील्स के मामले में जब भी होती हैं तो उनको खुद आना पड़ता था। ये इस तरह से तो कभी नहीं हुआ कि कोई एक जो है वो ना टीम नादरा ओन कर रही है, ना हाईकोर्ट कह रहा है कि हमारी टीम है। तो ये कौन से लोग थे जिन्होंने जाके बायोमेट्रिक कराया और वहाँ पे सीआईपी राउंड्स में? इसकी कानून में तो कोई इजाज़त है नहीं। कानूनी और आइनी बात तो, क्योंकि अभी आपको आइन और कानून फैसल साहब ज़्यादा याद आ रहा है, आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी में इंतहाई माजरत के साथ पीपल्स पार्टी बनफ्से नफीस शामिल रही है। और उस वक़्त एक आइन शिकनी में जो सबसे बड़ी मोतरज़ हम इस बात में हैं कि सियासी जमातों ने ये सोचा ही नहीं कि ये बाद में क्या होगा। और इस वक्त एक आइन की जो मैंडेट था उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक के, इसको तो आसान है ना सर, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस चले गए हैं। चीफ जस्टिस ने क्या गलत बात की थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, आइन की ये बात आइन कहता है। उसके बाद सेंसस में भी तो आप ही ने वोट दिए हैं, वो भी आप ही के वज़ीर आला ने जाके वहाँ पे जो सेंसस फाइनल किया है, जो इस वक्त इलेक्शन को डिले करने का मेन कॉज बना है, उसमें भी तो आपकी जमात शामिल थी। तो इंतहाई माज़रत के साथ साथ जब ये बातें होती हैं तो फिर इस पर बात तो करनी पड़ेगी बसद एहतराम। जो सब बात तो इस पे फिर ये भी करना पड़ेगी कि जो 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत थी
उसमें तो कभी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं ना होगी। सर अब वो इस नहीं, वक्त हम गुजारिश उसमें बात ये कर रहे है, हैं। नहीं, मकसद ये है इस तरह तो कि ले आते हैं 76 साल। इमरान साहब इमरान याकूब खान साहब वो 3.5 साल की तो बराबरी हो गई ना, अदम एतमाद करके आपने उनको फारिग कर दिया, तो फिर नई नहीं हुकूमत सर, आ अगर गई, इस तरह वो हम तो फिर डिस्कशन हिसाब को लेके किताब वहाँ चलेंगे पे तो फिर इलेक्शंस तो हम के ये जरिए लेके आ नहीं करने जाएंगे दिया। नहीं, कि तो 76 साल इलेक्शन में तो करवा जैसे देंगे, बड़ी तो इलेक्शन आइन और करवा देंगे, कानून की हिसाब अमलदारी हो रही थी। मेरा मकसद ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो जब मौका मिला सर इस वक्त तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही ना, माफ कर दें। कुंडी साहब ये बताएं सर, ये बात हो रही है जो चौधरी साहब ने वैसे जो बात की, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो कर ले, फिर मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ। सर देखिए, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन जिस शख्स ये वकील थे, पीटीआई के चेयरमैन थे, उनके लिए भी अदालतें गेट पे चल के आई। उनके लिए भी लाहौर हाई कोर्ट कहता था कि आप किस वक्त हाजिर होंगे, हम आपके लिए हाजिर हैं, आप किस वक्त हमें खिदमत का मौका देंगे, आप शाम को आना काफी चाहते काफी देर हैं, इंतजार दिन कर को आना चाहते हैं, दिन को आना चाहते हैं, दोपहर को आना चाहते हैं, किस वक्त आना चाहते नहीं हैं। नहीं तो वो सर, ये चीज़ें भी हमजा किसी से शहबाज साहब को भी हुआ था, उनको भी घर पे मिल गई थी, हाईकोर्ट उनको भी किया था। चौधरी साहब को असाड़ी भी सुन ले हो ना थोड़ी बहुत। लेकिन ठीक है वैसे ना, इस मामले में उनको भी पीपल्स पार्टी को इतना रिलीफ नहीं मिला, मेरा ख्याल है कभी। इनके तो दो जो देखिए प्राइम मिनिस्टर भी चले गए। देखिए, मैं आपको एक नहीं, अदालतों के मैं आपको बताऊं कि शर्जील मेमन साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी बेल मिली थी जब वो दुबई से आ रहे थे, ठीक। और उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही सीढ़ियों से जो है एफआईए की टीम उठा कर ले गई। वो राहदारी, अब तो ये नहीं कहते किसी सियासतदान के साथ ऐसा होना चाहिए, किसी भी सियासतदान के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम कहते हैं जितने भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जब पीटीआई के चेयरमैन हुकूमत में थे, आप सुनते थे कि यार ये देखें, ये जेलों में हैं, ये इनके पास फ्रिज क्यों है, घर से खाना क्यों आता है, ये कोई 5 स्टार होटल है, ये क्यों है, आज वही चीज़ें खुद पंखे क्यों, एसी क्यों लगे हुए हैं, आज वही चीज़ें खुद डिमांड करें कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे वर्जिश की रिसाइकिल भी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो उस वक्त जो चीज़ें कर रहे थे और कहते थे, और उनका बस चलता तो सारी अपोजिशन को जेल में डाल देते। उस वक्त तो किसी की बात भी सुन, वो समझते थे कि बिल्कुल मैं जो है ऐसा आंख का तारा हूँ, और कहते थे कि मैं बाजवा साहब भी सब कुछ मेरी चला रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी वो नहीं, चला रहे हैं। आंख का तारा तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कहते होते थे मैं वाहिद चॉइस हूँ और कोई चॉइस नहीं, उनके अल्फाज। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में, एक म्यूजिकल चेयर खेली जाती है गद्दार की और मुहिब वतन की। चंद अरसे तक आप गद्दार हो जाते हैं, फिर आप आके कुछ अरसे बाद आप मुहिब वतन हो जाते हैं, और जो मुहिब वतन होते हैं वो गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ये म्यूजिकल चेयर चलती रहती है। लेकिन इसका हल फिर क्या है कुंडी साहब? फिर अब तो कंसेंसस की बात हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसका वन लाइनर है, देखिए इसका वायद हल ये है, तमाम सियासी जमातों को और बैठ के अपने तमाम इख्तलाफात अपनी जगह पर एक बैठकर एक चार्टर में साइन करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से आपने मैच फिक्स करके हुकूमतों में आना है तो फिर आप इलेक्शन क्यों करवाते हैं? फिर आप बोलेंगे जी यार 3 साल बाद 4 साल बाद हमें खिदमत का मौका दें, हमें हुकूमत करने दें, फिर हमें छुट्टी दे दें, 4 साल हम बाहर जाके घूम फिर आएँ, और फिर 4-5 साल बाद फिर दोबारा वापस आ जाएं। तो फिर आप इलेक्शन और ये ड्रामे क्यों करते हैं? कभी आप आरटीएस बिठा देते हैं, कभी आप धुंध ले आते हैं, कभी आप आरओ इलेक्शन करा लेते हैं, कभी आप बक्से। देखिए, कल आपने जलसा तो भर लिया आवाम से, बक्से कौन भरेगा? बक्से तो आवाम ने अगर वोट डालने हैं, तो फिर अगर अवाम ने वोट डालने थे और उनको समझ आती कि मुझे वाकई वोट मिल रहे, तो नवाज शरीफ कल सबसे पहले इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन करो ताकि हम जो है पंजाब को जो ये उनकी कमजोरी जाहिर करती है चीज। ठीक, लेकिन अगर अब बातचीत की बात हो रही है कुंडी साहब, अब बातचीत की अक्सर जमातों की तरफ से आवाज आ रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि सदर इस सिलसिले में बल्कि रोल प्ले कर सकते हैं, जब सियासी जमातों को भी बिठाएं, इवन एस्टेब्लिशमेंट को भी बिठाएं, और एक जो ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए इस पर। तो पीपल्स पार्टी की क्या इसके ऊपर राय है? आप समझते हैं कि पीटीआई को भी स्पेस मिलनी चाहिए और बाकी जमातों को भी साथ बिठाकर इसके ऊपर एक दफा तय कर लेने चाहिए मामला बिफोर इलेक्शन? देखिए, जब ये इक़्तिदार में थे तो इनको इतनी माजरत के साथ फिरौनियत थी, इतना इक़्तिदार का नशा था कि आप उनके अगर स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनके बयानात आज भी आप वो तो हो गया ना सर। अब इस वक्त की सिचुएशन पे बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं इस पे कबल अज़ वक्त है कि बात करना, लेकिन सदर साहब ने भी अपने आप को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि एक फोरम वो है कि उसके ऊपर वो जो है ना वो चीज़ें, जिस सदर को अपनी सदारती महल का नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने साइन किए नहीं किए, फाइल गई है नहीं गई, लेकिन वोट एवर जो चीज़ें भी हैं, लेकिन चीज़ें ये हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक चार्टर साइन करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो सिलेक्शन वाली ये चीज़ें नहीं, आप अवाम में जाएँ, पीपल्स पार्टी को अवाम वोट नहीं करेगी ना, फॉर एग्जांपल ना करे ना वोट, हम अगले फिर ट्राई करेंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस किस्म के हो, आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालें, आप अगर अवाम के मैंडेट पे डाका डालेंगे तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा ये ड्रामा। कुंडी साहब, लास्ट में मुझे जरा ये भी बताइएगा सर, एक खबर में मेरी नजर से गुजरी कि पीपल्स पार्टी भी
लाहौर में जलसा करना चाह रही है नवंबर में, और ये भी कंसिडरेशन है कि मीनार पाकिस्तान को ही आप लोग भी सिलेक्ट करें एज वेन्यू, तो कुछ कंफर्म करें इस सिलसिले में, वाकई आप लोग जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में, और क्या आइडिया है इस बारे में? देखिए 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस होता है और अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम अपना यौम तासीस कौन से शहर में मना रहे हैं। मुख्तलिफ खबरें हैं लेकिन अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। अगर पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी हमने 30 नवंबर लाहौर में मनाना है, फिर लाहौर में होगा। अगर किसी और शहर में मनाएंगे तो फिर किसी और शहर में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर मीनार टाइम। पाकिस्तान वाला चैलेंज सीरियस ना लीजिएगा वैसे। नहीं चौधरी साहब आपकी मशावरत के साथ करेंगे। ठीक हो गया, चलिए जी, बहुत शुक्रिया गुड्डी साहब आपका, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत सारे मामलात हैं जी जो अदालत से जुड़े हुए हैं। अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अहम केसेस लगने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से भी जो मुख्तलिफ केसेस हैं उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त मुतवक्के हैं। तो काफ़ी कुछ है जी जिसके ऊपर बात करने वाले हैं इस पर, इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर। और इस वक्त इमरान खान साहब के जो तर्जुमान वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब, सबसे पहले तो सर आपसे आज वाले एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। आज वर्कर्स कन्वेंशन था पीटीआई का, मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपका ट्वीट पे इस पर देख रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने वहाँ पर एक धावा बोल दिया और कुछ कारकुनान भी आपके दर्जनों गिरफ्तार हो गए, प्लस जलसा हो नहीं सका उस तरह से कन्वेंशन। तो ये जो सारा मामला है इसका आपने कुछ परसू किया है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों पहले अगर इजाज़त मिली थी या नहीं मिली थी, किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया? बहुत शुक्रिया जी। इसके ऊपर देखें, बात यह है कि आज वज़ीर आला साहब ने भी बड़ा स्पेशली जो है ना, जो खुलकर पहले वो बताते नहीं थे, आज उन्होंने बता दिया है कि हम किसी जो है वो मुजरम को किसी तरह से जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो उनसे सवाल किया गया था कि फिर नवाज शरीफ को क्यों जलसे की इजाज़त दी गई, क्योंकि उसे तो सज़ा हुई थी, सज़ा याफ्ता बंदा है और बाहर गया था मेडिकल का बहाना बनाकर, और 4 साल बाद जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जो उसका वादा था उसके ऊपर वापस नहीं, और 4 साल बाद उसे बाहर से दुबई बैठी हुई जमानत मिल जाती है और उनको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिए गए। ये भी सवाल किया गया और साथ ये किया गया कि सलूट मारे गए हैं CCPO साहब जो आपके लाहौर हैं, उन्होंने मारा है, और बाकायदा तौर पर जो है हमने देखा कि सरकार जो है ना उनको पूरा प्रोटोकॉल दे रही थी, उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो उनकी मर्जी की बात थी उसके ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, हम यही कह रहे थे कि देखें बात यह है कि अगर हमारे कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, हमें जलसे की इजाज़त नहीं होगी या इंतजामिया हमें इजाज़त देगी और हमारे जो वर्कर्स हैं उनके घरों में छापे मारे जाएंगे, तो ये निगरान हुकूमत जो है वो अपना निगरान वाला जो उसका किरदार है वो अदा करे, ना कि एक पार्टी जो है उसकी जो है तरफदारी करे या एक जमात की तरफ से या किसी ऊपर से कहीं से डायरेक्शन दे, बल्कि जो उसका काम है वो करे। कैसे फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, कैसे आप कह सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, जब एक तरफ लिस्टें बनाई गई हैं, करक में पीटीआई जलसा करती है। तो इससे चूंकि अदालत की तरफ से भी हिदायत वाज़ेह थी पंजोता साहब, अदालत की तरफ से भी हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर पीटीआई जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई और भी नहीं जमात कर सकेगी, तो अब ये क्या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए परसू करेंगे आप लोग, क्योंकि जलसा तो नहीं हुआ आप दिया गया? देखिए बिल्कुल जी, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर ये है कि देखना ये है कि अदालत जो है अपना हुक्म जो है वो कैसे, उसके ऊपर जो हुक्म की तजलील की गई है, उसके हुक्म को पामाल किया गया, उसके ऊपर कैसे तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है। पहले भी हमने देखा किसी तरह से अदालतों ने हुक्म दिए, चाहे जमानत के हवाले से हो, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने ये भी रिमार्क्स अदालत के देखे कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, 5-5 दफा बेशक हम जमानत दे दें, आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा इंसाफ, ये है हमारा जो है वो अदालतों का रवैया।
और ये है कानून के जो तकाजे जो ठीक। कह रहे थे ना अब कि जरा इंसान खान साहब के नजर ना केसेस आए। के वाले पे आ जाते हैं पंजोता साहब। कल बड़ा अहम एक मामला है जी, फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है कल। आपको भी नजर समीना आ रहा है एक सवाल ज़रा पूछिएगा, नईम ज़रा ये बताइएगा, ये जो जलसे की इजाज़त है ये जिन्होंने ली थी वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है? ये सीएम साहब का देखें जो ये आज मैं टॉक सुन रहा दे, था तो वो किसने इजाज़त ली देखें थी, जो कौन है साहब? देखें देखें अफजाल अजीम पार्ट हैं, आपको भी पता है, हमारे आईएलएफ के बड़े सीनियर वहाँ पर वकील हैं। और अगर फॉर एग्जांपल उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज थी भी, ठीक है, किसी हवाले से भी थी, तो क्या ये जो नवाज शरीफ या बाकी टोला है ये दूध का धुला हुआ है? क्या इनके ऊपर एफआईआर नहीं है? क्या इनके ऊपर केसेस नहीं है? क्या इन्होंने जो है मुल्क को लूटा नहीं है? क्या इन्होंने करप्शन जो है वो जो की है वो सबके सामने नहीं है? और जो दूसरा सवाल आपने किया जो कल कार्रवाई होने जा रही है थी, देखिए बात ये है, एक तरफ इमरान खान साहब की जमानतों के ऊपर हो या क्वेश्चन के ऊपर हो या ट्रायल को रोकने के हवाले से हो, वो फैसले महफूज, पहले नीचे जो है जमानत नहीं सुनी जाती, फिर हाई कोर्ट में इसी तरह से प्रोसेस किया जाता है। दूसरी तरफ इतनी तेजी दिखाई जा रही है ट्रायल के अंदर कि फर्द जुर्म भी लग गया, यानी कि वो सॉरी चालान भी जमा हो गया, उसके बाद कॉपियां भी तस्लीम हो गई। अब फर्द जुर्म के लिए डेट मुक़र्रर की गई है कल। जैसा तोशाखाना के अंदर पहले दिनों में फिर घंटों में कार्रवाई करके और फिर फैसला सुनाया गया था और यहाँ से ऑर्डर देकर 10 मिनट में वहां पर गिरफ्तारी भी हो गई थी गैर कानूनी तरीके से, इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टिल अभी भी फैसले महफूज है। देखिए ये तो कोई तरीका नहीं होता कि एक बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ है और अटॉर्नी के जरिए उसकी जमानत भी दायर हो गई और बायोमेट्रिक के लिए जनाब पूरी टीमें जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गई हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि वो खुद आए, फिर वो खुद आए और फिर यहाँ से 9 मई को उन्हें अगवा किया गया। फिर ये तो अगर ये कल फर्द जुर्म आयद हो जाती है, ठीक नहीं मैं पंजोता साहब, अगर ये कल फर्द जुर्म आयद हो जाती है, बहुत सारे लोग ये खदशे का इजहार करें कि बड़ा स्पीडी ट्रायल इसमें भी हो रहा है और हो सकता है कि बड़ी जल्द इसमें सजा सुना दी जाए। आपको क्या नजर आ रहा है इस केस में, कितना चांस है कि सजा सुनाई जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि आप लोग इसको विन करने की भी पोजीशन में? देखिए बात यह है कि ये जो जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने इस मामले को जो है उसके ऊपर हमने इस ट्रायल को रोकने के हवाले से दरखास्त दी हुई है और हमें उम्मीद है कि कल फैसला आना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब या बाकियों को कैसे, हम ये नहीं कहते कि ठीक है जो उनके साथ कानून के मुताबिक है बेशक वो प्रोसीड किया जाए, लेकिन रिलीफ या एक सिर्फ फेवरेटिज्म या लाडला ना बनाया जाए। हम ये कहते हैं कि हम फेस करने के लिए तैयार हैं बेशक झूठे मुकदमा, लेकिन जो प्रोसेस है वो फॉलो की जाए। दूसरे नंबर पर इसमें सजा देखें, जो अदालत है उसने देखने हैं सारे पहलू, लेकिन जब जो नीचे जमानत इमरान खान साहब की खारिज हुई, मैंने कोई ऑर्डर के अंदर ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें वो कहें कि जनाब ये एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ। मैंने अदालत से पूछा भी, तो मैंने कहा जो आपने फैसला दिया है उसमें तो कोई ऐसी, कहते हैं आपने ऑर्डर नहीं देखा। मैंने कहा मैंने देखा, कहते हैं वहां पर आपने नहीं देखा कि इतनी वो चीजें थी। मैंने कहा क्या चीजें थी? आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि बहुत मटीरियल मौजूद है। क्या मटीरियल है? कोई मटीरियल नहीं है। दूसरे नंबर पर इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जा रही हैं। अच्छा, ओपन ट्रायल के हवाले से हमारी दरखास्तें वो भी सेम इसी तरह से, किसी तरह से ये सीक्रेट कार्रवाई नहीं की जाती है। सीक्रेट कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि एक जो है ना लेटर हाथ में थमा दी जाए कि ये आपकी सजा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। जो मुकदमा चलाया जा रहा है वो जो तरमीम की गई थी उसके मुताबिक चलाया जा रहा है और वो जो बिल जिसको जो है वो खुद चैलेंज बोला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो नईम हैदर साहब इमरान यकूब बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या आप ये समझते हैं कि आप को अदालतों से, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, आपको इंसाफ की उम्मीद या तवक्को नहीं है? देखिए बात ये, हम तो पहले भी अदम एतमाद कर चुके हैं और उसके बावजूद चीफ साहब सारे केसेस अपने पास ही रखते हैं। उन्हें खुद चाहिए था कि इखलाकी तौर पर उन तमाम केसेस से खुद को अलहदा कर लेते, लेकिन अगर उन्होंने अपने पास रखे हुए हमारी दरख्वास्त के बावजूद, तो फिर मेरिट करें ना, फिर इंसाफ करें। फिर इंसाफ तो नहीं हो रहा ना। इंसाफ कैसे नहीं हो रहा कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई की नहीं जा सकती, क्योंकि वो जो एक्ट है उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है। और दूसरे नंबर पर ये है कि ये आपको पता है कि बाहर से धमकी मिली, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर डिमार्च किया गया और आपने वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड के ऊपर भी देखा जो एविडेंस, जो बयान जमा करवाया गया है असद मजीद की तरफ से। असद मजीद खुद कह रहे हैं कि डिमार्च हुआ। डिमार्च क्या हुआ है? वो वेलकम करने के ऊपर या उन्होंने कोई लव लेटर भेजा था जिसके ऊपर डिमार्च हुआ है। दूसरे नंबर पर 1.5 साल के बाद जो है ये एफआईआर दर्ज होती है और जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने चोरी किया है, उन्होंने अपने पास रखा है। इमरान खान साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है ना, वहाँ पर जो स्टाफ होता है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दूसरे तीसरे,
वो कस्टोडियन है पीएम ऑफिस के, ना कि पीएम होता है। और सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? सियासी मकासद के लिए कोई इस्तेमाल, किस तरह किसी दूसरे मुल्क को फायदा हो? देखें, नुकसान तो अब हो रहा है ना कि उस चीज को आप बार बार मीडिया के ऊपर, बार बार उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर ये बात एविडेंस हो रही है और एविडेंस शाया हो रही है कि बाहर से धमकी मिली। हर बंदा जनाब आकर बयान देता है कि साइफर आया और साइफर को जनाब कोर्ट तो चेंज। अच्छा, लेकिन पंजोता साहब, अभी आपने इत्मीनान का जिक्र किया है, बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो या चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे ज़रूर आपने अदम इत्मीनान किया, लेकिन जो जुल्करनैन अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं जो ये सीक्रेट एक्ट को सुन रहे हैं, उसके तहत ये स्पेशल जज हैं, वो तो आपके साथ काफ़ी कोऑपरेट करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने तो दीवार भी तोड़वाई है इमरान खान साहब के सेल की, फिर साइकिल के लिए भी ऑर्डर किया है और उन्होंने कहा है कि मैं तो सारी फैसिलिटेशन दे रहा हूँ, तो उन पे एतमाद तो होगा आप लोगों को। लेकिन पहली बात तो यह है कि हमने उनको दरख्वास्त दी थी कि इस ट्रायल को ओपन किया जाए, ठीक है जी। जेल के अंदर जो ट्रायल किया जा रहा है उनसे कोई ना, उन्होंने कोई किसी को कहा कि यानी कि अगर वो जेल के अंदर ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ तो हमने पूछा कि क्या आपसे पूछा गया, आपको इत्मीनान में लिया गया कि ये जो ट्रायल जेल के अंदर किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई इत्मीनान नहीं। दूसरी दफा हमने देखा कि वो खुद रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें जेल के अंदर करना चाहिए, मेरे पास ट्रायल होना चाहिए। बात यह है कि यही जुडिशल कम्प्लेक्स था जिसमें इमरान खान साहब लाहौर से बाकायदा तौर पर हर तारीख के ऊपर आते थे और पेश होते थे, और सिक्योरिटी जो है उसकी दरखास्त फैसल चौधरी साहब सारा लिटिगेशन करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी कि उनको बाकायदा तौर पर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी होती है वो दी जाए, और अभी तक वो मामला पेंडिंग है। अपनी सिक्योरिटी लेकर वो आते थे, वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, उसके बावजूद वो आकर पेश होते रहे। आज सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, क्यों? डर क्यों है जी? सिर्फ और सिर्फ तस्वीर लेके इमरान खान साहब बाहर आएंगे और जो ये मोमेंटम। लेकिन आप साथ रहिएगा पंजोता साहब, इस बात से मुझे ये सवाल भी पूछना है चौधरी साहब से, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते रहे मुख्तलिफ केसेस में। तो चौधरी साहब, तौहीन इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में भी कोई फर्द जुर्म आयद होनी है, उसमें 24 तारीख के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो आपको लगता है कि वहाँ पर इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाएगा, और या फिर उनको पेश किए बगैर उनकी अदम पेशी पर भी फर्द जुर्म आयद हो सकती है इस केस में? प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको परसों पेश किया जाएगा। परसों 2 हाई फाई पेशियाँ हैं और बिल्कुल नेबर में हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ ने पेश होना है, और इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर हैं, उनकी अदम मौजूदगी में तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में वो मुलतवी हो जाएगा केस, और फ़र्द जुर्म आयद होने के 7 दिनों के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। और साइफ़र केस में भी मुझे जो लगता है कि ये 1 हफ़्ते का ट्रायल होगा, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जिस तरह से नहीं बता रहे हैं आपको कि सिचुएशन किस तरह से चल रही है, और जेल के अंदर जो ट्रायल होगा उसको कोई भी नहीं मानेगा। हम बेशुमार दफ़ा कह सकें कि वो जितना भी शफाफ ट्रायल हो उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी और उसकी शफाफियत जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो बेहतर तो यही है कि ओपन कोर्ट में ट्रायल किया जाए, मीडिया को कवरेज की इजाज़त दी जाए, ताकि अगर कोई जुर्म है तो वो सामने आए। लेकिन अगर वो इस तरह से बुलंदो बाला दीवारों के पीछे से ट्रायल होगा तो वो तो मुश्किल होगी उसके ऊपर ये एतमाद करना कि वो ट्रायल बुनियादी हकूक़ के मुताबिक हुआ है, आर्टिकल 10A के साथ हुआ है। और जहाँ तक अदालतों से शिकायत का मसला है तो वो तो फिर नईम साहब को और पता होना चाहिए कि फिर मुकदमात जहाँ से बन रहे हैं, जो जिनके साथ मुकाबला है, फिर यहाँ पे तो मामलात वैसे ही चलते हैं जैसे वो चाहते हैं, वैसे ही चलेंगे। एक और केस भी बड़ा इम्पोर्टेंट लग गया सारी सूरत हाल में। जो एक सवाल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो बिखरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको इकट्ठा कौन करेगा, क्योंकि अभी तक तो जो नज़र आ रहा है नहीं वो ये है कि रोज़ ब रोज़ तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी सलाहियत है वो बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है, और कोई एफ़र्ट जो है वो लीडरशिप की तरफ से नहीं है कि इसको कैसे संभाला जाए, क्योंकि या तो आपके लोग मफरूर हैं या मुकदमात में बिजी हैं। तो ये जो सियासत है PTI की इस वक्त तो बिल्कुल ज़ीरो सम होकर रह गई है, तो इसको कौन एड्रेस करेगा? पंजोता साहब, आप आंसर करेंगे चौधरी साहब को? जी देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है ना जी, आपने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट रहा, और 9 मई के हवाले से जब इमरान खान साहब को अगवा किया गया था तो उसके बाद जो है पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, और उसके अंदर जो है आज़ाद तहकीकात के हवाले से इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर मुतालबा किया कि ये 9 मई के हवाले से हमारे ऊपर
जो है वो सारा केस बनाया जा रहा है, इसके ऊपर आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन किसी पार्टी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ लीडरशिप की बात है, तो बात यह है कि एक तो वो लोग जिनके डेफिनेटली केसेस होंगे और बाकी मामला वो गए, और एक तरफ है कि तशद्दुद करके अगवा करके उनके ऊपर जो है वो जालमाना तरीके से। पंजोता साहब, कोई एक बंदा भी पीटीआई का ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई केस ना हो 9 मई के हवाले से या किसी भी और हवाले से, कोई एक भी ऐसा फिलहाल मौजूद नहीं है जो कि पार्टी को लीड कर सके जिसके ऊपर कोई केस ना हो? देखिए, जितने इस वक्त लोग जो लीड करने वाले हैं ना जी, वो उन सब के ऊपर केसेस इसी तरह से हैं। उस वक्त आपने देखा फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी उनके ऊपर भी इसी तरह वो भी केसेस अभी भी इनके चल रहे हैं। तो बेसिकली तो ये है ना कि जो बंदा बाकायदा तौर पर किसी और पार्टी में शमूलियत कर ले या जो है वो बिल्कुल कह दे जी कि मैं अब खैरबाद हूँ, और वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब और उनके हवाले से बयान दे, तो वो बिल्कुल फिर उसके केसेस भी खत्म है और बिल्कुल वो आज़ाद फिर भी सकता है, वो जल्द से भी करवा सकता है, उसको सरकारी प्रोटोकॉल भी मिल जाते हैं। मैं केपी के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये हो रहा है। दूसरे नंबर पर ये है कि कोई जानबूझकर जो है वो साइड पर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा आकर यहाँ पर कहता है जी कि मैं एहतजाज के लिए कॉल देता हूँ या मेरे साथ लोग आए, तो फौरन ही उसे उठा लिया जाए, ठीक है। तो हम ये नहीं कि किसी तरह से कह सकते कि अगर बंदा जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार तो नहीं, गिरफ्तार तो बंदा होता है तो 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है, अगवा किया जाता है और उसे इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो आखिर में बयान दे कि वाकई जी मैं मजम्मत करता हूँ। और एक बयान ये नहीं कि 9 मई से लेकर अब तक उसका कोई मुखालफ बयान नहीं है, यूं ही वो अगवा होता है, उसके बाद बरामद होता है, चाहे वो प्रेस टॉक हो चाहे वो वैसे शो हो, तो उसने एक ही बयान देना है। तो वो उस बयान से बचने के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को सेव करते हैं और सेव कर रहे हैं, और उस तरह से उनकी मीटिंग वो सारा सिलसिला हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई कॉल के हवाले से बात होती है या कोई एहतजाज के हवाले से, आपने रिसेंटली देखा फलस्तीन के हवाले से हो या कुरान पाक की हुर्मती के हवाले से हो या 14 अगस्त के ऊपर हो या आज हो, तो लोगों को उठा लिया जाता है। तो जब लोगों को पुरअमन एहतजाज या जो आइन हमें हक देता है वो ही करने की इजाजत ना दी जाए, वो बेशक सारे आकर बाहर खड़े हो जाएं, तो फिर इससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि फिर इसका मतलब है सियासत तो नहीं अभी कर सकती पीटीआई। अगर फिलहाल अगर हम इस बात को मान लें कि जी रियासत नहीं करने दे रही पीटीआई को, तो फिर दैट मीन्स कि आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है अभी फिलहाल साजगार नहीं हालात, तो हम भी फिर बैठ जाते हैं। कोई इस तरह का ज़हनी तौर पर तैयारी हो गई है? देखिए इस तरह तो कोई नहीं है। जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है और पीटीआई बाकायदा तौर पर पुरअमन एहतजाज की कॉल देती है, चाहे वो फलस्तीन वाला रिसेंटली दिए, आज भी हुआ है, आगे नेक्स्ट भी जो इवेंट आएगा तो उसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान तरीके से कॉल देगी। जितना फिर ये मार के या उनको जो है वो उठा के या उनके ऊपर FIR दर्ज करके वो करें, लेकिन देखें एक तरफ ये है ना कि वो लोग कौन है जो निकल रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन है, क्या वो गैर मुल्की हैं, कि एक आपके नेशनल ही हो जिनको आपने जेल में डाल दिया और उनकी फैमिली या उनके लॉयर को प्रॉपर एक्सेस ही नहीं है, आप इस तरह से मुलाकात करवाते हैं कि वो पिंजरे के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर भी पाबंदी है कि आपने पास उनसे बात करनी है। वैसे पिंजरे की क्या कहानी है, जेल के अंदर से कहाँ से उन्होंने भाग जाना है, ये कहानी क्या है पंजोता साहब? जेल के अंदर ऑलरेडी ट्रायल हो रहा है, फिर इसके अंदर उस जेल के अंदर में भी पिंजरा की क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है ना जी, पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो कोई ऐसी चीज हमने रिकॉर्ड के ऊपर नहीं देखी जो कि बिल्कुल सीक्रेट तरीके से चलाई जाए। वो तमाम मीडिया ने भी कवरेज की, तमाम आर्गूमेंट्स भी चलते रहे। नहीं, वैसे बात पिंजरे वाली ठीक है, वो तो आपने बिल्कुल दूसरे नंबर पर जी, जब दूसरे नंबर पर हम जेल के अंदर ट्रायल कंडक्ट होता है तो वो बाकायदा तौर पर शाह साहब हों या उनको 2 दफा जो है वो पिंजरे के पीछे जो है वो लाया गया, अदालत के अंदर ही जो कमरा जहाँ पर अदालत जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर नहीं लाया गया, और बाद में बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की और अदालत को कहा कि ये क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर यही कानून है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है इस दफा तो हो गया, लेकिन अगली दफा जो है ना आपने लाजमी जो है वो कमरे के अंदर लाना है। तो ये तरीका किया। ठीक है पंजोता साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल चंद मिनट रह गए और इससे पेशतर कि मैं गैस की मामले की तरफ जाऊं, मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। 90 रोज़ इंतखाबात की पिटिशन भी कल जो है वो फिक्स हो गई है मिलिट्री ट्रायल के साथ साथ। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है मिलिट्री ट्रायल वाला जो मामला है उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं बैठे, 5 रुकनी बेंच है जो सुन रहा है, जबकि ये जो अदालत बैठ रही है 90 रोज़ इंतखाब केस की, उसमें चीफ जस्टिस साहब उसको हेड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें तेज़ी से कोई फैसला सामने आ जाएगा और वाकईतन
इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। अब अमल दरामद वाला कोई इशू तो नहीं रह गया? देखिए, गुजारिश ये समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम केसेस में फैसले जल्दी होने चाहिए। ये जो मामला है इल्तवा में रखने का, ये ख़त्म होना चाहिए ताकि आपको इंसाफ सिर्फ होता हुआ सिर्फ इंसाफ वैसे अब होना क्यों नहीं नजर इंतखाबात के मामले पे फुल दूसरी कोर्ट बात का ये है कि मुतालबा आया देखिए- सामने? देखिए, गुजारिश ये है कि इंतखाबात का जो मामला है, इस पे कौन बंदा ये कह सकता है कि इंतखाबात बात ना हो। और फिर ये बात के 90 दिन में होने चाहिए थे। जब आइन और कानून की ये सब चैंपियन बनते हैं, तमाम सियासी जमातें जब टीवी शोज में आती हैं, इनके नुमाइंदे आते हैं तो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं। तो फिर कौन नहीं चाहता? मैं और आप नहीं चाहते, फैसल चोई साहब नहीं चाहते। लिहाजा ये मामला जो है चीफ जस्टिस साहब को अब इस पे स्टेप लेना Priority basis पे होना पड़ेगा। चाहिए। उसकी वजह कि आप पिछले चीफ जस्टिस पे क्या तनकीद होती थी कि उन्होंने फैसला किया और अमल दरामद नहीं करवाया। लेकिन अब मेरा ख्याल है अब सबको आराम है, तो जैसे भी फैसले आएंगे वो अमल दरामद तो हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब, ये अब की बार कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि जी इलेक्शन का मामला है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, या मिलिट्री ट्रायल का जो मामला है उसमें क्यों ज़्यादा लोग नहीं हैं? वो 5 जजेस वही हैं जो उमर अता बंदयाल साहब ने 9 बनाए थे, वो फिर 5 रह गए थे इवेंचुअली। काजी फायज ईसा साहब भी उसका हिस्सा नहीं बने। तो अब आपको लगता है कि वो तनकीद जो पहले होती थी वो अब जानबूझ के नहीं हो रही, या मसला वो हल हो गया? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत अपील दायर की जा सकती है लार्जर बेंच होने का। तो 5 मेंबर का बेंच है, जब भी बेंच बनेगा उससे बड़ा बेंच बनेगा। तो इसीलिए तनकीद नहीं हो रही ना कि वो जो मकसद मतलब था पोलिटिसाइज करने का, अब क्योंकि वो दूसरे तरीके से हल हो जाएगा। तो लार्जर बेंच जब इतने अहम मामलात के ऊपर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नहीं बनाए, तो ये भी तो एक सवाल है बजाते खुद कि जब पीछे आप सब कह रहे थे सब, और ख़ुद भी नोट का दिया गया कि लार्जर बेंच बनाया जाए, तो इन जो 2 मुकदमात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला मुकदमात हैं, इनको फुल कोर्ट क्यों नहीं सुन रही? इसलिए नहीं सुन रही कि अपील जो है लार्जर बेंच के सामने यही एक मतवा नज़र समझ आती है, और हल इसका फर्दर जो है और तो कोई समझ में नहीं आता। तो मेरा तो ये ख्याल है और ओपिनियन है कि ये कल जो है ये बेंच जो इसको सुन रहे हैं उनको लार्जर बेंच बनाना चाहिए फौरी तौर पे। और ये जो भी अगर कोई लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये कुछ इस पे मजीद चेंजेस होंगे। अल्लाह करे अब सुन लें और कर दें फैसले। ठीक, लेकिन लास्टली जी, गैस की कीमत में इजाफे की तैयारी और 200% जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ है गैस की कीमत। तो इमरान साहब, ये पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर गैस महंगी हो जाती है। अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं और ये हमें पहले से ही खबर सुनने को मिल गई है, तो ये इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है? समीना, देखिए सीधी सी बात है कि मैशत का बुरा हाल है, इनको पैसों की ज़रूरत है, IMF की शर्तें हैं, आगे अगले महीने फिर मुज़ाकरात हैं, रिव्यू के लिए भी जाना है नवंबर में। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या करें? वैसे तो टैक्स ले नहीं सकते, तो ये गरीब वो बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे, तो फिर ये सीधा टैक्स इसी तरह से लगा के बिलों में चीज़ें महंगी करके अपने पैसे पूरे करते हैं। गैस दे रहे नहीं, लोड शेडिंग ये बात ठीक है, अभी सही से शुरू में नहीं हुई है, गैस नहीं आ रही। उसके अलावा आपको पता है डोमेस्टिक कनेक्शंस पे तकरीबन 2.5 साल से पाबंदी है। लोग जो हैं उनको बेचारों को गैस के नए कनेक्शन नहीं मिल रहे। लोगों ने फीसें जमा कराई हुई हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे, 2.5 साल से फीसें जमा कराई हुई हैं, तो ये कनेक्शन दे नहीं रहे, उसकी कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये जो है ना मंतक, ये और कोई नहीं है सिवाय इसके कि बस ये आसान तरीका है, इससे आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लें। जी चौधरी साहब, गैस आ रही है आपके घर? वैसे जी, गैस लाहौर में कल परसों में था, और वहाँ पे तो गैस आती नहीं है। ऐसे ही इस्लामाबाद में हालात निस्बतन बेहतर हैं ज़रूर, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, और जो ख़ासकर अवेलेबिलिटी भी नहीं है। कैसी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में गैस को गाड़ियों में डाल के फूंक दिया गया और उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। और उस वक़्त जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो एनर्जी पॉलिसीज़ थी शौकत अजीज़ साहब के ने जो बनाई थी, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई हैं, और उसके बाद भी आने वाली हुकूमतों ने इसके ऊपर कोई खातर ख्वाह जो है वो काम नहीं किया। अब जो है नेचुरल गैस जो है पाकिस्तान में, हम जब बचपन में थे हमने तो जो माशरती उलूम की किताब पढ़ी वो हमेशा उसके हर बात झूठी साबित हुई बाद में। उसमें भी लिखा हुआ था कि 1000 साल गैस नहीं जाएगी, तो 1000 साल तो हुई नहीं। तो हम मतलब अभी तो हम भी उतने बूढ़े नहीं हुए कि मतलब गैस भी ख़त्म हो गई है। तो अब पता नहीं गरीबों का कैसे सर्दियों में गुजारा होगा। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह से
मामला चले जा रहे हैं मेरे ख्याल में। और वैसे भी अब वही बात है कि सिलेंडर आप यूज करें या फिर आप गैस नेचुरल गैस यूज करें, महंगी भी मिलेगी और फिर आपको उसके लिए मुश्किलात भी उठानी पड़ेंगी। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।